हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में। जैसे कि हमारे इसमें आप एक टॉपिक आपने देखा होगा, थ्योरीज ऑफ लर्निंग करके हमारे इसमें टॉपिक है, जिसमें हमें भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, जिसमें कि पेवलेव, पियाजे, स्किनर और थॉर्नडाइक हमें चार मतलब दिए गए हैं। तो उनसे रिलेटेड थॉर्नडाइक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऑलरेडी आपको सभी को पता होगा कि थॉर्नडाइक ने क्या बोला है ना, किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो आज हम थोड़ा सा मतलब इस तरीके से जानेंगे कि पेपर में क्वेश्चन बन पाए हमसे ये सब, ठीक है। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इनका नाम था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या दिया, सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए किस किस पे एक्सपेरिमेंट किया है? कुत्ते, बिल्ली एवं बंदर आदि जानवरों पर सीखने की प्रक्रिया के अनेक प्रयोग किए, जिसमें से आपको पता ही है सफलता जो दिखाया वो बिल्ली वाला था, कैट वाला था ना। कैट पे इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 ईस्वी में किया था, ठीक है। इन्होंने ये याद रखिएगा, पीएचडी शोधकर्ता थे। इन्होंने क्या किया, पीएचडी के दौरान अपनी बताया था किसके बारे में, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था उन्होंने, मतलब थ्योरीज ऑफ लर्निंग बताई थी। और इनका जो शीर्षक था उसका था वो एनिमल इंटेलिजेंस था, ठीक है। शोध का यानी कि रिसर्च का इनका जो शीर्ष था वो क्या था, आपका एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। जिसमें कि उन्होंने पशु व्यवहारों के अध्ययन के बारे में बात की थी। तो थॉर्नडाइक क्या है? बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है। व्यवहारवादी का मतलब आप लोग समझते हैं, बिहेवियरिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई बिहेवियरिस्ट होता है, कोई कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है ना। कोई मतलब आप कह सकते हैं कोई संरचनात्मक या रचनात्मकता की तरह बात करता है, कोई व्यवहारवाद के स्वरूप में बात करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या कहा, सीखने की व्याख्या किस तरीके से की? व्यवहारवादी सिद्धांतों के हिसाब से की। इन्होंने ऐसा भी कहा कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने कोई स्टिमुलस देंगे तो उस स्टिमुलस के लिए आपको क्या मिलता है? रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि वो व्यक्ति क्या करता है? अनुक्रिया देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, अचानक से आपने ध्यान नहीं दिया, गर्म चाय थी, आपका उस पर हाथ लग गया, तो अचानक से आप हाथ हटाते हैं, क्यों? क्योंकि उस स्टिमुलस के लिए आपकी बॉडी क्या देती है? रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। इस तरीके से इनमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपन के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा जाता है। यानी कि देखिए, आप उद्दीपन के लिए क्या देता है इंसान? बार बार क्या देता है? अनुक्रिया दे रहा होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, एक पर्टिकुलर पल ऐसा आता है कि वो फिट बैठ जाता है और चीज़ें सही मायने में सही बैठ जाती हैं। जैसे कि यही एग्जांपल जो मैंने गर्म चाय में हाथ रखा था, तो अचानक से अगर मेरा हाथ रखा रह गया और कुछ चीज़ें उतनी जल्दी खिसक नहीं पाई, तो मेरा हाथ जल सकता है। लेकिन अगर अचानक से मैं हटा लूँगी तो हट जाएगा। तो प्रतिक्रिया बिल्कुल सही माध्यम पे जानी भी ज़रूरी है। इसे ही सीखना कहा गया, ठीक है। और इस विचारधारा को संबंधवाद यानी कि कनेक्शनिज्म कहा गया। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हर स्टिमुलस के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है, यानी कि हर उद्दीपन के लिए अनुक्रिया होती है, ठीक है। इनकी जो थ्योरी थी उसे कनेक्शनिज्म या संबंधवाद भी कहते हैं। एसआर थ्योरी भी इनकी थ्योरी को कहा जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। उन्होंने कुछ इसके अनुसार नियम भी दिए थे अपने, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो थ्योरी है इसे ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों? खुद देखिए आप, कई बार हम ऐसा होता है कि काम करते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर मतलब हम करते हैं और हमसे गलतियां भी होती हैं, उसके दौरान ही हम फिर फाइनली क्या होता है? सीखना, यानी कि लर्निंग हमारा आउटकम के रूप में हमें मिलता है। तो ऐसी स्थितियां किसके सामने आती हैं? शिक्षार्थी के सामने भी आती हैं, ठीक है। उसके सामने समस्या रखी जाती है, वो समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की अनुक्रिया करता है। जैसे आपने बच्चों को क्वेश्चन दिया, मल्टीपल रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं, बच्चे क्या करते हैं? आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अनुक्रिया की, लेकिन उसी विद्यार्थी का चयन किया जाता है ना जिसने मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बच्चे ने क्या किया? आंसर दिए बहुत सारे, या मैं एक क्लास ले लीजिए उसमें बहुत सारे बच्चों ने आंसर किए। तो अब उसी पल का तो हम वेट कर रहे होते हैं जो सही आंसर देगा कोई। तो सही अनुक्रिया का शिक्षार्थी द्वारा क्या किया जाता है? चयन कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर बाद में उस अनुक्रिया को उस समस्या के साथ संबंधित हो जाती है। तो इसलिए कनेक्शनिज्म भी इसे कहा गया है। तो यहाँ पे एक बात और कही है उन्होंने अपने सिद्धांत को परिभाषित करते हुए, कि इन्होंने ईएल थॉर्नडाइक सर ने, कि सही अनुक्रिया वह अनुक्रिया है, यानी कि एक तरीके से जो एक्चुअल सही रिस्पॉन्स है वो ऐसा रिस्पॉन्स है जिसके करने के बाद विद्यार्थी को पुनर्बलन भी मिलता है। मतलब कि अगर बच्चा वो करेगा तो उसे कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट मिलेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि रीइंफोर्समेंट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्योरी के बारे में बात करी है, पुनर्बलन के बारे में बात वैसे बेसिकली स्किनर ने ज़्यादा की है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जो पुनर्बलन वाला कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं इससे भी आता है, क्योंकि रिस्पॉन्स कब बढ़ेगा इंसान का? जब थोड़ा बहुत पुनर्बलन की बात होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनकी थ्योरी को संबंधवाद कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है, ठीक है, और ट्रायल एंड एरर के नाम से भी जाना जाता है।
तो यही कारण है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब कहीं कहीं पे इनको स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जाते जाते, तो वो भी बड़ा ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक का बिल्ली पर पहेली बॉक्स में प्रयोग। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था ना, एक पजल बॉक्स लिया था और उन्होंने कैट एक्सपेरिमेंट किया था। यानी कि थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, उन्होंने अलग अलग तरीके के लोगों पे क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया, जनरली पशुओं पे, कुत्ते पे, बिल्ली पे, बंदर पे, है ना। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि बिल्ली वाला जो प्रयोग था वो बड़ा महत्वपूर्ण लगा उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्ली को बंद करके करा एक पिंजरे में, ठीक है, और इस पिंजरे की पेटी को पजल बॉक्स कहा है उन्होंने, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करा, इस पिंजरे में एक ऐसा खटका लगवाया जिसके दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। जैसे कि आप लोग समझते हैं चूहे को मारने वाली भी तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो और थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक दिन इस पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। अब देखिए भूखी बिल्ली तो रिस्पॉन्स कर सकती है ना, सबसे ज्यादा जिसका पेट भरा होगा वो तो शांत बैठी रहेगी। तो और उसके बाहर से क्या डाल दिया भाई, मछली रख दी एक प्लेट में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, मछली देखते ही बिल्ली ने क्या करा, पिंजरे से बाहर आने का प्रयत्न शुरू किया भाई। और अलग अलग तरीके के प्रयास करने लगी, है ना। तो अलग अलग तरीके के उसने प्रयत्न किए, कभी इधर उधर कूदी और कभी इधर उधर पंजे मारे। इस प्रयत्न में एक बार उसका पंजा अचानक से उस खटके पर पड़ गया और जैसी वो बिल्ली छटक रही थी इधर उधर, कैटल जो कह लीजिए या पजल बॉक्स कह लीजिए, उससे इधर उधर वो छटक रही थी, तो उसका उस पर एक लीवर कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक बटन था जिस पर उसका पैर दब गया। और इस प्रयत्न में एक बार उसका पंजा अचानक उस खटके पर पड़ गया जिसके दबने से पिंजरे का दरवाजा क्या होता था, खुलता था। तो और क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, पिंजरे का दरवाजा खुल गया। तो और बिल्ली ने मछली खाई और अपनी भूख शांत की। तो थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली पर इस प्रयोग को कई बार दोहराया और देखा कि यार बिल्ली ने धीरे धीरे खटका दबाने की स्थिति तक पहुंचने में, अब क्या हुआ, अब बिल्ली भाई धीरे धीरे, शुरुआत में तो उसको परेशानी इतना पता नहीं चला होगा, लेकिन धीरे धीरे उसको इस चीज़ की क्या हो गई होगी, आदत हो गई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे आप एक तरीके से ट्रायल एंड एरर की थ्योरी तो कह रहे हैं। बिल्ली ने शुरुआत में क्या करा, पहले उससे भूले हुई, लेकिन बाद में उसने भूले कम करना शुरू कर दी, कम भूले हुई, और अंत में एक स्थिति ऐसी आई कि बिना भूले उसने क्या करा, खटका दबाकर पिंजरे से वो बाहर आ गई, ठीक है। यानी कि उसने पिंजरा खोलना सीख लिया था। तो मतलब फाइनली क्या हो गई थी, लर्निंग हो गई थी, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और थॉर्नडाइक ने इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहा है या एसआर थ्योरी कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक, यानी कि अगर आपको लर्निंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप आपके लिए स्टिमुलस है, ठीक है। उसी के अनुसार क्या देगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स देगा। तो याद रखिएगा, उद्दीपन अनुक्रिया में गहन संबंध है। इस सिद्धांत को अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। और इसमें सीखने वाला प्रयत्न तथा भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचता है। यानी कि आप कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर के दौरान क्या होता है, एक सही स्टेज पे सीखने वाला पहुंच जाता है। तो कनेक्शनिज्म के साथ साथ इसे कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि अनुबंधन सिद्धांत भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कंडीशनिंग ही तो हो रही है उसकी बिल्ली की एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया जो आपका सिद्धांत है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि फीचर्स ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये जो सिद्धांत है संबंधवाद यानी कि कनेक्शनिज्म का एक तरीके से क्या है, समर्थक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसे कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, ठीक है, संबंधवाद कहा जाता है। और ये बात दूसरी है कि यह केवल उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध स्थापित होने को ही सीखना मानता है। मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर उद्दीपन के लिए एक रिस्पॉन्स होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग पाना ही सीखना कहलाता है। मतलब जो सीखा हुआ ज्ञान है, जितना सीख लिया उसे ही क्या कह रहा है, ये लर्निंग कह रहा है। यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक मानता है। मतलब इसके लिए जरूरी है कि यार कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यह सिद्धांत उद्देश्य प्राप्ति के लिए सीखने वाले के प्रयत्न को आवश्यक मानता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वरना आवश्यकता क्या थी, अगर ये भूखी बिल्ली की बजाय अगर एक बिल्ली ऐसी होती जिसका पेट भरा था तो उतना छटपटांग भी शायद छटपटाती नहीं, शायद मे बी। तो ये डिफरेंसेस हैं इसमें कि इसके लिए ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, वो भूखी बिल्ली जरूरी था होना उसका, ठीक है। तो यह सिद्धांत सीखने के उद्देश्य के पीछे किसी प्रेरक अथवा अभिप्रेरक का होना भी आवश्यक मानता है। यानी कि ये भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं से मतलब सीखने के लिए एक तो प्रेरक होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी चीज़ से ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ उसका पीछे से क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया जो हमारी सिद्धांत है उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है, यानी कि यूज ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इन एजुकेशन।
तो बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करने में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ रेडीनेस, एक तरीके से इन्होंने देखिए अभी आगे बात करेंगे, इन्होंने नियम भी दिए हैं ना। तो बच्चे को आप ये नहीं कि आप क्लास में जाए आप सीधे सीधे धड़ 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 पढ़ाना शुरू हो गए, एटलीस्ट आपको उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि बच्चों उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना पड़ेगा कि हमने ये पढ़ा था, फिर इस तरीके से आगे से जाएंगे तो कनेक्ट करते हुए पड़ेगा। अगला है, इस सिद्धांत का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने में किया जाता है। देखिए कुछ कुछ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब ये जो आप कह सकते हैं मेंटली रिटार्डेड कह सकते हैं या मंदबुद्धि कह सकते हैं आप, जो उतने ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं बालक जो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, पढ़ने में, तो वो ट्रायल और एरर से क्या करते हैं, सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस सिद्धांत का उपयोग बच्चों द्वारा स्वयं के प्रयत्न से सीखने में किया जाता है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आ जाता है। इस सिद्धांत के प्रयोग से छात्रों द्वारा सही अनुक्रिया करने एवं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनके असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि सेम बात, वो रीइंफोर्समेंट वाली बात कि अगर बच्चे ने अच्छा किया तो आपको उसकी क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, प्रेज करना चाहिए क्लास में कि बच्चों आपने अच्छा किया है, और ताकि बच्चा क्या होगा ना, बार बार वो अच्छा करने की कोशिश करेगा उस तरीके से। तो इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के नियमों का सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि लॉस जो होते हैं ना लर्निंग के, उनको आप कैसे किस तरीके से लर्निंग को इफेक्टिव बनाएंगे उसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने अपने 5 नियम दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा 5 नियम कौन से, 5 सेकेंडरी लॉज दिए थे और 3 क्या दिए थे, प्राइमरी लॉज। ठीक है, तो 3 तो इनके प्राथमिक नियम कह सकते हैं आप। ठीक है, मतलब शुरुआत में जो उन्होंने दिए थे 3 प्राथमिक नियम दिए थे और 5 गौण नियम कहते हैं। ठीक है, या 5 सहायक नियम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि 3 प्राइमरी लॉज और 5 सेकेंडरी लॉज थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहला है तत्परता का नियम, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो खुद सोचिए, सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास में आप गए तो बच्चों को आपको थोड़ा रेडी करना है कि अच्छा इस तरीके से हम टॉपिक में जाएंगे, ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे। फिर आपने बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद आपने क्या करा, जो आपने पढ़ाया उससे अंतर्गत बच्चों को क्वेश्चन दे दिए। तो आप क्या है, अभ्यास का समय है, बच्चों से क्या करेंगे, अपने अभ्यास में लाएंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि बच्चे क्या हो गए उसमें थोड़े तरीके से आप कह सकते हैं पारंगत हो गए। लेकिन अब आपने क्या दे दिया, एक नया क्वेश्चन दे दिया। अब आपने एक नया क्वेश्चन दे दिया और बच्चों को नहीं आया, फिर आपने उस सिचुएशन के हिसाब से पहले बच्चों को क्या करा, उससे रिलेटेड चीज़ें बतानी शुरू करी। तो अब बच्चे क्या लाएंगे, अब बच्चों को क्या लगेगा कि हाँ मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता था, तो वो प्रभाव में लाएंगे। तो फिर लास्ट में हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये बताता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हैं तथा किन किन परिस्थितियों में उन्हें खोज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो उसे उसमें क्या होता है, संतोष होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर ही नहीं है, और आप जैसे बच्चे जो है ना रेडी हैं, बड़े क्लास में आए हुए, सुबह सुबह ये फर्स्ट पीरियड था तो बड़े मतलब खुशी से वो बैठे हैं कि अब हमारी पढ़ाई होगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि, और यही अब 7वां पीरियड चल रहा है, अब बच्चे क्या है बेचारे थक चुके हैं, उसमें भी अगर टीचर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहे तो बच्चे बड़े रेडी रहते हैं कि हाँ, तो इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब तक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता ना, तो उससे वो कार्य करने के लिए बाध्य, खाली बाध्य किया जाता है। इसमें मतलब अब वो बच्चा कुछ अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों को थोड़ा रेडी कराना भी ज़रूरी है पढ़ाने से पहले। शिक्षकों को पहले बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए ताकि उनकी तत्परता का उन्हें सही ज्ञान हो। तो मतलब शिक्षक को ना एटलीस्ट पता कर लेना चाहिए कि बच्चे की जो लर्निंग और एप्टीट्यूड जो चल रहा है उसका, वो किस तरीके का है। इसके बाद है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में क्या आती है, पूर्णता आती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, खुद सोचिए, अभी आप लोग एलटी के लिए पढ़ रहे हैं, पेडागोगी पढ़ रहे हैं, खाली अगर एक टॉपिक को आप एक एक बार देखें या जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको क्या वो याद हो जाएगा। जब तक आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, तब जाके आपको चीज़ें क्या होंगी, ब्रेन में सेट आउट होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, अभ्यास का नियम है। अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रोक देने से और संबंध कमजोर पड़ जाता है। अगर आप डेली मतलब जो आप टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अगर आप साथ में करते हैं तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ये टॉपिक में मेरी पकड़ अच्छी बन रही है, टॉपिक मुझे आ रहा है। लेकिन बीच में अगर आपने वो टॉपिक फिर करना छोड़ दिया है और आप नई चीज़ों में लग गए हैं और भूल गए हैं उस टॉपिक को, तो फिर आपको वापस जाने में क्या हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये है। अगला है, थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक बार क्या करे, विषय या पाठ को दोहराने दे। उसमें उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार बच्चा रिपीट करेगा यानी कि उतनी बार बच्चा क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, तीसरा नियम,
तो ये जो नियम है, किसी भी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि कोई कार्य आपने किया तो उसका प्रभाव अगर संतोषजनक होता है या खोज उत्पन्न करने वाला होता है, तो प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था, बच्चे ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, आपने और एडवांस चीज़ें दी तो बच्चा उसको भी कर ले रहा है। तो क्या है, अब वो इफेक्ट में आ गई हैं चीज़ें। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ। तथा खोज उत्पन्न होने पर व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहता, परिणाम स्वरूप उसे वह भूल जाता है। पता एक बार बच्चे को आ जाता है तो फिर बच्चा क्या करता है, बड़े इंटरेस्ट लेके उस काम को लगातार फिर करने में लगा रहेगा, वो इफेक्ट में आ गया उसके साथ। तो शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए, कक्षा का जो वातावरण है डरावना बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें कक्षा का वातावरण ऐसा बना के रखना चाहिए जिसमें छात्र अधिक से अधिक खुश हो तथा अध्यापक से संतुष्ट हो। क्या हो, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा क्लास में तो क्या करेगा, वो टीचर की बातें सुनने के लिए आतुर भी रहेगा, एकदम रेडी रहेगा और चीज़ें प्रैक्टिस में भी लाएगा। ठीक है, अब है सीखने के सहायक नियम, यानी कि सेकेंडरी लॉज कह सकते हैं या ऑक्सिलरी रूल्स ऑफ लर्निंग कह सकते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो ये नियम ऐसा बताता है, जैसे कि सपोज दैट बिल्ली वाली बात कर लेते हैं। शुरुआत में बिल्ली ने मछली को देख के बहुत ज़्यादा छटपटाहट की, अलग अलग तरीके के क्या दिए उसने, रिस्पॉन्स दिए। इसी तरीके से क्लासरूम में भी होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे आंसर देते हैं, अलग अलग तरीके के आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो यही क्या है, जब मतलब आप जब भी कोई एक तरीके से स्टिमुलस दिया जाता है तो अनेक प्रकार की क्या होती हैं, अनुक्रियाएं होती हैं। इसमें से वो अनुक्रियाएं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हों, मतलब कहने का मतलब है कुछ अनुक्रियाएं तो ऐसी हो सकती हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होंगी, लेकिन कुछ क्या होती हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती है ना, उन्हें तो व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन जो सहायक होती हैं उसे क्या कर लेता है, सीख लेता है। जैसे कि बच्चों ने आपने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। अब जब बच्चों ने आंसर गलत दे दिया है, चूंकि उन्होंने आंसर गलत दे दिया है, तो आप फिर से पूछते हैं, फिर से बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं। अब किसी ने सही आंसर दे दिया तो बच्चा क्या करता है, उसी आंसर को याद करने की कोशिश करता है और सारी गलत वाली चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो और ये जो नियम है ना, इसकी शैक्षिक उपयोगिता यह बताई गई है कि छात्रों को कक्षा में किसी चीज़ को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग इसके थ्रू क्या करवाना चाहिए, क्लास में करवाया जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, ये है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट और एप्टीट्यूड। ठीक है, ये नियम बताता है कि शिक्षण की प्रक्रिया बहुत हद तक व्यक्ति के मानसिक वृत्ति तथा मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये कि जो मेंटल सेट होता है उस टाइम पे जो किस तरीके से जहाँ जब वो क्रिया हो रही है उस टाइम पे बच्चे का मेंटल सेट क्या है, माइंड सेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग कार्य होता है। ठीक है, मानसिक वृत्ति से तात्पर्य मतलब ये है यहाँ पे कि किसी कार्य को करने की तत्परता से, मतलब कि देखिए अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं क्लास में, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं, कुछ एकदम बोर रहते हैं, कुछ न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, तो मानसिक वृत्ति से और मनोवृत्ति से आप सिर्फ यही नहीं पता चलता कि व्यक्ति क्या करेगा, बल्कि ये भी पता चलता है कि किस चीज़ से संतुष्ट होगा और किस चीज़ से संतुष्ट नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, मेंटल सेट भी बहुत सारी चीज़ें, एप्टीट्यूड भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाता है कि मतलब बच्चा जो है वो किस, मतलब क्या काम उसको वो करना चाहिए, क्या काम वो करेगा और क्या काम में उसको मज़ा नहीं आ रहा है, काइंड ऑफ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तत्व प्रबलता का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की प्रस्तुति में सुसंगत तथा असुख संगत दो तरीके के तत्व होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो दो तरीके की उसमें चीज़ें होती हैं। मतलब कोई भी आंसर दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं सुसंगत होते हैं जो इजीली एकदम समझ में आ जा रहे होते हैं उसको, मतलब उसके तर्क के साथ जा रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उसको उतनी जल्दी समझ में नहीं आ रहे होते हैं, बस वो समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो जिनकी प्रबलता या सार्थकता अलग अलग होती है, मतलब कुछ फैक्टर्स स्ट्रांग होंगे जो उसको इजीली समझ में आ गए, कुछ एक आध पॉइंट उसको समझ में नहीं आ रहे होते हैं सपोज, तो व्यक्ति सुसंगत तत्वों को अलग कर लेता है क्योंकि इनकी सार्थकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो अब वो जो उसके साथ जा रहे होते हैं उन चीज़ों को बच्चा क्या लेता है, ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे केसेस हम पढ़ते हैं, चाहे हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें, कोई भी सब्जेक्ट में देखें, केमिस्ट्री में देख लीजिए, फिजिक्स में, कई बार क्या होती हैं, आपको एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं ना। तो वो जो अब बच्चा क्या करता है, जो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, आपने कहा कि अधातुएं जो होती हैं, आपने एक एग्जांपल दिया, अधातुएं जो होती हैं कि ये क्या होती हैं, विद्युत के कुचालक होती हैं और इनमें चमक वगैरह नहीं पाई जाती है, ऐसा आपने कहा। तो ठीक है, बच्चे ने डेफिनेशन याद कर ली। अब अचानक से आपने कहा लेकिन ग्रेफाइट इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। अब बच्चा क्या करेगा यार, पहले मतलब उसने याद कर लिया था, मेंटल सेट में बैठा लिया था उसने, अपने उसके अंदर उदाहरण भी दे दिए थे, ठीक है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गई, ये सब। लेकिन बाद में बच्चा क्या कह रहा है, अरे यार पर
गुरुजी अब तो आप, पहले तो आप ऐसा कह रहे थे, अब आपने ऐसा कह दिया। तो क्या है कि जो सुसंगत चीजें हैं वो, अब बच्चे को वो डेफिनेशन तो एकदम याद हो गई ब्रेन में, लेकिन अभी एक्सेप्शन वाली चीजों को याद करने में उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, इस तरीके से। इसके बाद है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटी। इसका मतलब क्या है? इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में वैसे ही अनुक्रिया करता है जो उसके पूर्व अनुभव या पहले से सीखी गई अनुक्रिया के सदस्य होता है। जैसे कि अभी देखिए आपके एलटी पेडागोगी के सिलेबस में शुरुआत में एक सीरीज करके नॉन वर्बल और वर्बल में दोनों में डाला गया है। जैसे आपको एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, 2,4,6, बताइए इसका अगला पद क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे इसका अगला पद क्या होगा? तो अब मैंने क्या करा है, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 2 घटाया 2, यानी कि 2 2 जोड़ती जा रही हूँ इसमें, तो अगला पद क्या हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब मैंने कहा इसी तरीके से मैंने आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया कि मैंने कहा बताओ 5 7 इसका अगला पद क्या होगा? तो अब आपके तुरंत दिमाग में आएगा, अरे यार इनमें से 2 2 घटा के, इस तरीके से। तो ये क्या है, पुराना सीखा हुआ जो आपका है उसको फिर बच्चा क्या करता है, दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करता है, ठीक है, या मतलब जो चीज़ें पुरानी आती जा रही हैं इस तरीके से वो चीज़ रिपीट करने की कोशिश करता है। ये होता है एनालॉजी और सिमिलैरिटी, ठीक है। तो और कह रहा है कि इस नई परिस्थिति में पहले सीखी गई परिस्थिति से कितना स्थानांतरण होगा, यानी कि पुरानी जो चीज़ें सीखी हैं उससे कितना नई परिस्थिति में बच्चा लेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों परिस्थितियों में सामान्य तत्व की संख्या कितनी है। अच्छा, ये इस पर निर्भर करेगा कि यार दोनों जो परिस्थितियां थी वो कितनी समान थी, कितने हद तक समान थी। बात करते हैं लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। और इसका मतलब क्या है? इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसी अनुक्रिया जो बच्चा, मतलब किसी कोई भी स्टिमुलस के लिए, एक स्टिमुलस था, उसके एक उद्दीपन था, उसके लिए बच्चा अनुक्रिया करता, लेकिन किसी भी उद्दीपन के लिए बच्चा अनुक्रिया कर सकता है, लेकिन कब? यदि एक अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है, तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब आपने कई बार क्या किया, एक चीज थी, आपने एक ही परिस्थिति ली, लेकिन उसको कई बार परिवर्तन करके आपने क्या करा, उत्पन्न करा। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन बताया था, उसको मैंने नई नई तरीके से उत्पन्न कराने की कोशिश करी, तो अब हो सकता है उन दोनों को मिक्स करके मैं नया कुछ बना दूं, तो उसमें उस परिस्थिति में बच्चा क्या करेगा, अपना उस उद्दीपन के लिए अनुक्रिया देगा, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं। डैश ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि इनमें से किसने ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी थी उसको बताया था? पेवलव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या रॉस, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी इस पे, क्या है इसका आंसर? ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज द थॉर्नडाइक थ्योरी कम्स अक्रॉस, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, या कॉग्निटिविस्ट कह सकते हैं, या फिर साइको एनालिस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियरिस्ट, ठीक है, यानी कि व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं हमारे थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ था जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, और लॉ ऑफ रेडीनेस, या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ जो दिया था वो दिया था बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी? बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चों के उच्चारण या व्याकरण का ज्ञान, या फिर पाठ्य पुस्तकों की सामग्री, ठीक है। तो बच्चों द्वारा भाषाई खाली अगर वो प्रयोग के नियम पकड़ लेगा तो ये भी इतना सही नहीं है, खाली उच्चारण या खाली व्याकरण का ज्ञान भी ये सब नहीं कर पाएगा। तो पाठ्य पुस्तकों की सामग्री इसका आंसर इसमें दिया गया है, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? ये दिया गया है पाठ्य पुस्तकों की सामग्री इसका आंसर, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। ये आंसर्स आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, अधिगम के किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? ठीक है,
प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम, दोहराने का नियम या अनुकरण का नियम। यानी कि जब आप बार बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप रिपीट करते हैं जब, तो इससे लर्निंग इंक्रीज होती है। ये कौन सा नियम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो गया अभ्यास का नियम, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस क्या है, बार बार आप अगर रिपीट करेंगे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आपको खुद ही दिख गया, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। सीखने का क्रिया प्रसूत BF स्किनर के द्वारा। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव के द्वारा है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल के द्वारा। चूंकि हमारे उसमें थॉर्नडाइक, BF स्किनर और पावलोव तीनों ही थ्योरियां हैं, हल नहीं है हमारे उसमें। तो सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि SR थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई, बिल्कुल सही बात। क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर के द्वारा दी गई, बिल्कुल सही। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत क्या पावलोव के द्वारा दिया गया, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल के द्वारा नहीं दिया गया, हल ने तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा नियम है जो प्राइमरी लॉज में नहीं था। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, चौथा है तत्परता का नियम, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तत्पर, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये सभी क्या है, प्राइमरी या प्राथमिक नियम है, ठीक है। जो शामिल नहीं है वो ये है, क्योंकि ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अनुकूलित अनिक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, ठीक है, यानी कि तर्क पे, व्यवहार पे, चिंतन पे या फिर अभिप्रेरणा पे। तो यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो होती है वो व्यवहार पे यानी कि बिहेवियर पे क्या देता है, बल देता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। यह उदाहरण है, मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा है, एक शिक्षक ने उसे मार दिया तो अभी सभी टीचरों से उसे डर लगने लगी है। ये किससे रिलेटेड है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, अनुबंधित सिद्धांत जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, गेस्टाल्ट सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये क्या है, अनुबंधित सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस तरीके की क्लासेस हम डालेंगे कि कुछ पहले कॉन्सेप्ट डालेंगे, फिर उसके बाद कुछ MCQs डालेंगे, ठीक है। थैंक यू।